नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। कहानी क्ला एक। मुंशी प्रेमचंद। गल्प, आख्यायिका या छोटी कहानी लिखने की प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। धर्म ग्रंथों में जो दृष्टांत भरे पड़े हैं वे छोटी कहानियां ही है, पर कितनी उच्च कोटि की महाभारत, उपनिषद, बुद्ध जातक, बाइबिल सभी सद्ग्रंथों में जनशिक्षा का यही साधन उपयुक्त समझा गया है। ज्ञान और तत्व की बातें इतनी सरल रीति से और क्यों कर समझाई जाती, किंतु प्राचीन ऋषि इन दृष्टांतों द्वारा केवल आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों का निरूपण करते थे। उनका अभिप्राय केवल मनोरंजन न होता था। सद्ग्रंथों के रूप को और बाइबिल के पैराबल्स देखकर तो यही कहना पड़ता है कि अगले जो कुछ कर गए वह हमारी शक्ति से बाहर है। कितनी विशुद्ध कल्पना, कितना मौलिक निरूपण, कितनी ओजस्विनी रचना शैली है कि उसे देखकर वर्तमान साहित्यिक की बुद्धि चकरा जाती है। आजकल आख्यायिका का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। उसमें प्रेम की कहानियाँ, जासूसी किस्से, भ्रमण वृत्तांत, अद्भुत घटना, विज्ञान की बातें, यहाँ तक कि मित्रों की गपशप भी शामिल कर दी जाती हैं। एक अंग्रेजी समालोचक के मतानुसार तो कोई रचना जो 15 मिनटों में पढ़ी जा सके, गल्प कही जा सकती है, और तो और उसका यथार्थ उद्देश्य इतना अनिश्चित हो गया है कि उसमें किसी प्रकार का उपदेश होना दूषण समझा जाने लगा है। वह कहानी सबसे नाकिस समझी जाता है जिसमें उपदेश की छाया भी पड़ जाए। आख्यायिकाओं द्वारा नैतिक उपदेश देने की प्रथा धर्म ग्रंथों ही में नहीं, साहित्य ग्रंथों में भी प्रचलित थी। कथासृत सागर इसका उदाहरण है। इसके पश्चात बहुत सी आख्यायिकाश्रों को एक श्रृंखला में बांधने की प्रथा चली। बैताल 25 और सिंहासन 32 इसी श्रेणी की पुस्तकें हैं। उनमें कितनी नैतिक और धार्मिक समस्याएं हल की गई है, यह उन लोगों से छिपा नहीं है जिन्होंने उनका अध्ययन किया है। अरबी में सहस्रजनी चरित्र इसी भौति का अद्भुत संग्रह है, किंतु उसमें किसी प्रकार का उपदेश देने की चेष्टा नहीं की गई है। उसमें सभी रसों का समावेश है, पर अद्भुत रस ही की प्रधानता है, और अद्भुत रस में उपदेश की गुंजाइश नहीं रहती। कदाचित उसी आदर्श को लेकर इस देश में शुक बेहतरी के ढंग की कथाएं रची गईं, जिनमें स्त्रियों की बेवफाई का राग अलापा गया है। यूनान में हकीम ईसप ने एक नया ही ढंग निकाला। उन्होंने पशु पक्षियों की कहानियों द्वारा उपदेश देने का आविष्कार किया। मध्यकाल काव्य और नाटक रचना का काल था। आख्यायिकाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। उस समय कहीं तो भक्ति काव्य की प्रधानता रही, कहीं राजाश्रा के कीर्तिगान की, और शेख सादी ने फारसी में गुलिस्ताबोस्तों की रचना करके आख्यायिकाओं की मर्यादा रखी। यह उपदेश कुसुम इतना मनोहर और सुंदर है कि चिरकाल तक प्रेमियों के हृदय इसके सुगंध से रंजित होते रहेंगे। 19वीं शताब्दी में फिर आख्यायिकाओं की ओर साहित्यकारों की प्रवृत्ति हुई, और तभी से सभ्य साहित्य में इनका विशेष महत्व है। यूरोप की सभी भाषाश्रों में गल्पों का यथेष्ट प्रचार है, पर मेरे विचार में फ्रांस और रूस के साहित्य में जितनी उच्च कोटि की गल्पें पाई जाती है, उतनी अन्य यूरोपीय भाषाओं में नहीं। अंग्रेजी में भी डिकेंस, वेल्स, हार्डी, किलिंग, शार्लेट ब्राटी आदि ने कहानियाँ लिखी है, लेकिन इनकी रचनाएं गीदर, होपासा, बाल्जक या पियर लोती के टक्कर की नहीं। फ्रांसीसी कहानियों में सरसता की मात्रा बहुत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त मोपासो और बाल्जक ने आख्यायिका के आदर्श को हाथ से नहीं जाने दिया है। उनमें आध्यात्मिक या सामाजिक गुत्थियों अवश्य सुलझाई गई है। रूस में सबसे उत्तम कहानियां काउंट टॉलस्टॉय की है। इनमें कई तो ऐसी है जो प्राचीन काल के दृष्टांतों की कोटि की है। चेकाफ ने बहुत कहानियां लिखी है, और यूरोप में उनका प्रचार भी बहुत है, किंतु उनमें रूस के विलास प्रिय समाज के जीवन चित्रों के सिवा और कोई विशेषता नहीं। दास्तावेस्की ने भी उपन्यासों के अतिरिक्त कहानियां लिखी है, पर उनमें मनोभावों की दुर्बलता दिखाने ही की चेष्टा की गई है। भारत में बंकिम चंद्र और डॉक्टर रविंद्रनाथ ने कहानियां लिखी हैं, और उनमें से कितनी ही बहुत उच्च कोटि की है।
प्रश्न यह हो सकता है कि आख्यायिका और उपन्यास में आकार के अतिरिक्त और भी कोई अंतर है? हाँ है, और बहुत बड़ा अंतर है। उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है। आख्यायिका केवल एक घटना है, अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत होती है। इस विचार से उसकी तुलना ड्रामा से की जा सकती है। उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान लाए, चाहे जितने दृश्य दिखाए, चाहे जितने चरित्र खींचें, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वे सब घटनाएं और चरित्र एक ही केंद्र पर मिल जाएं। उनमें कितने ही चरित्र तो केवल मनोभाव दिखाने के लिए ही रहते हैं, पर आख्यायिका में इस बाहुल्य की गुंजाइश नहीं, बल्कि कई सुविज्ञ जनों की सम्मति तो यह है कि उसमें केवल एक ही घटना या चरित्र का उल्लेख होना चाहिए। उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो उतना जोर दिखाइए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 10-20 पृष्ठ लिख डालिए, भाषा सरस होनी चाहिए, ये कोई दूषण नहीं। श्राख्यायिका में श्राप महफिल के सामने से चले जाएंगे और बहुत उत्सुक होने पर भी आप उसकी ओर निगाह नहीं उठा सकते। वहाँ तो एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा न होना चाहिए जो गल्प के उद्देश्य को स्पष्ट न करता हो। इसके सिवा कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए। उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास रुपया है, और समय भी उन्हों के पास रहता है जिनके पास धन होता है। आख्यायिका साधारण जनता के लिए लिखी जाती है जिनके पास न धन है न समय। यहाँ तो सरलता पैदा कीजिए, यही कमाल है। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। हम जब किसी अपरिचित प्राणी से मिलते हैं तो स्वभावतः यह जानना चाहते हैं कि यह कौन है, पहले उससे परिचय करना आवश्यक समझते हैं। पर आजकल कथा भिन्न भिन्न रूप से प्रारंभ हो जाती है। कहीं दो मित्रों की बातचीत से कथा प्रारंभ हो जाती है, कहीं पुलिस कोर्ट के एक दृश्य से परिचय पीछे आता है। यह अंग्रेजी श्राख्यायिकाओं की नकल है। इनसे कहानी अनायास ही जटिल और दुर्बोध हो जाती है। यूरोप वालों की देखा देखी यंत्रों द्वारा, डायरी या टिप्पणियों द्वारा भी कहानियाँ लिखी जाती हैं। मैंने स्वयं इन सभी प्रथाओं पर रचना की है, पर वास्तव में इससे कहानी की सरलता में बाधा पड़ती है। यूरोप के विज्ञ समालोचक कहानियों के लिए किसी अंत की भी जरूरत नहीं समझते। इसका कारण यही है कि वे लोग कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। आपको एक लेडी लंदन के किसी होटल में मिल जाती है, उसके साथ उसकी वृद्धा माता भी है। माता कन्या से किसी विशेष पुरुष से विवाह करने के लिए आग्रह करती है। लड़की ने अपना दूसरा वर ठीक कर रखा है। माँ बिगड़कर कहती है, मैं तुझे अपना धन न दूंगी। कन्या कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं। अंत में माता अपनी लड़की से रूठकर चली जाती है। लड़की निराशा की दशा में बैठी है कि उसका अपना पसंद किया युवक आता है। दोनों में बातचीत होती है। युवक का प्रेम सच्चा है, वह बिना धन के ही विवाह करने पर राजी हो जाता है। विवाह होता है। कुछ दिनों तक स्त्री पुरुष सुखपूर्वक रहते हैं। इसके बाद पुरुष धनाभाव से किसी दूसरी धनवान स्त्री की टोह लेने लगता है। उसकी स्त्री को इसकी खबर हो जाती है और वह एक दिन घर से निकल जाती है। बस कहानी समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि रियलिस्ट्स अर्थात यथार्थवादियों का कथन है कि संसार में नेकी दी का फल कहीं मिलता नजर नहीं आता, बल्कि बहुधा बुराई का परिणाम अच्छा और भलाई का बुरा होता है। आदर्शवादी कहता है, यथार्थ का यथार्थ रूप दिखाने से फायदा ही क्या, वह तो अपनी आँखों से देखते ही है। कुछ देर के लिए तो हमें इन कुत्सित व्यवहारों से अलग रहना चाहिए, नहीं तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य ही गायब हो जाता है। वह साहित्य को समाज का दर्पण मात्र नहीं मानता, बल्कि दीपक मानता है, जिसका काम प्रकाश फैलाना है। भारत का प्राचीन साहित्य आदर्शवाद ही का समर्थक है। हमें भी आदर्श ही की मर्यादा का पालन करना चाहिए और यथार्थ का उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिए कि सत्य से दूर न जाना पड़े। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।